हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति कुमारी। आज हम बात करने वाले हैं मेटामॉर्फोसिस के बारे में फ्रॉम डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, ओके। तो जो बच्चे ऑलरेडी एनिमल फिजियोलॉजी या फिर जूलॉजी बैकग्राउंड से हैं, मे बी उनके लिए ये टॉपिक काफी ज्यादा आसान हो और मे बी जितना हम पढ़ने वाले हैं आज उससे ज्यादा ही उनको पता होगा, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक जो है उनको जूलॉजी में पढ़ाया जाता है। बट एनीवेज लेट्स सी कि व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस होता क्या है एक्चुअली? इट इज द हार्मोनल रीएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंटल फिनोमेना दैट गिव राइज टू एनिमल अ न्यू फॉर्म। यानी ये एक डेवलपमेंटल पाथवे ही है। लेकिन इस डेवलपमेंटल पाथवे में क्या होता है, मान लीजिए कोई चीज अगर इस फॉर्म में है तो उसको जो है आगे चल के शायद इस फॉर्म में बना दिया जाएगा। और ऐसा करने के लिए बहुत से हॉर्मोन्स का रीएक्टिवेशन होगा, हार्मोनल पाथवे का रीएक्टिवेशन होगा। रीएक्टिवेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शायद जब वो ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ था तो उनमें से काफी ऐसे हार्मोनल पाथवे थे जो कि ऑलरेडी एक्टिवेटेड थे। जब वो ऑर्गेनिज्म का जन्म हो गया तो वो हार्मोनल पाथवे समहाउ शट डाउन हो गए। लेकिन जब दोबारा से डेवलपमेंट उसको शुरू करना है तो उस केस में जो है ऑर्गेनिज्म में वापस से रीएक्टिवेशन करना होगा, ताकि एक ऑर्गेनिज्म जो है नया फॉर्म ले सके। अब वो नया फॉर्म जो है कंप्लीटली नया हो सकता है या फिर छोटे का ही एक बड़ा फॉर्म हो सकता है, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल हम देखेंगे। एनिमल जिसमें कि ह्यूमन भी इंक्लूड होते हैं, whose young are essentially smaller, less sexually mature version of the adult are referred to as a direct developers। तो मेटामॉर्फोसिस में एक टाइप आता है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपर्स। डायरेक्ट डेवलपर्स क्या होते हैं? डायरेक्ट डेवलपर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कि उनका जो चाइल्डहुड फॉर्म होता है, जो जन्म लेने के बाद जो फॉर्म आपको दिखता है, वही फॉर्म के जैसा ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म जब आगे चल के मेच्योर होगा, बड़ा होगा, एडल्ट में कन्वर्ट होगा, तो उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे कि मान लीजिए एक ह्यूमन बेबी को जो आप देखते हैं और उसी ह्यूमन बेबी का आगे चल के 20 साल बाद, 18 साल बाद जब वो आप एडल्ट फॉर्म देखते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। काफी कुछ जैसे दो आंखें, कान, नाक, मुंह सब तो वैसा ही रहता है जैसा एक बच्चे का है। और वो बच्चा अगर बड़ा हो जाए तो अगर आप उसको मैच करते हैं तो लगभग सब कुछ सेम रहता है। लेकिन जो स्टेट होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि जब एक ऑर्गेनिज्म यंग है तो उस टाइम पे वो छोटा रहता है, सेक्सुअली मेच्योर नहीं रहता है। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो सारे बॉडी के फीचर्स वैसे ही होते हैं जैसे जब वो छोटा था तब थे। लेकिन ऑफ कोर्स एडल्ट होने के बाद वो सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है। तो ऐसा डेवलपमेंट जिसमें कि स्मॉलर फॉर्म जो है लार्जर फॉर्म या एडल्ट फॉर्म के साथ काफी ज्यादा मैच करता है, जिसमें बीच में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, उनको हम डायरेक्ट डेवलपर्स कहते हैं। मोस्ट लाइक फेमस एग्जांपल इज ह्यूमन। ह्यूमन बेबी को देख लीजिए और जब वो बेबी बड़ा होगा तब उसे देख लीजिए, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं उसमें। जैसे कि आंख, कान, हाथ, पांव सब कुछ तो वैसे ही है, बस साइज में बड़े हो गए हैं, ठीक है, फीचर्स में थोड़े से अलग फीचर्स उन्होंने ले लिए हैं। दूसरी तरफ आते हैं इनडायरेक्ट डेवलपर्स। इनडायरेक्ट डेवलपर्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में हमें जो ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी में देखने को मिलते हैं वो ऑर्गेनिजम्स मेनली अपने डिफरेंट फेजेस को क्रॉस करते हैं। यानी जब वो बहुत अर्ली स्टेज में होंगे तो वो किसी और फॉर्म में होंगे, जब वो थोड़ा सा आगे मूव करेंगे तो तब वो किसी और फॉर्म में हो जाएंगे। जैसे कि लार्वा का स्टेज देख लीजिए। लार्वा का स्टेज में जो है बहुत से ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, उसे हम इनडायरेक्ट डेवलपर्स कहते हैं। whose life cycle include the larval stage, that characteristic very different from those of the adult organism which emerges only after the period of metamorphosis। तो होता क्या है इनडायरेक्ट डेवलपर के केस में अगर हम देखते हैं तो हमने मेटामॉर्फोसिस को डायरेक्ट डेवलपर्स एंड इनडायरेक्ट डेवलपर्स में डिवाइड कर दिया। डायरेक्ट डेवलपर्स में क्या होता है? डायरेक्ट डेवलपर में जो यंग फॉर्म होता है वही आगे चल के एडल्ट में चेंज हो जाता है और कुछ ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते। बट वही जो स्टेट होता है कि पहले वो सेक्सुअली इनएक्टिव होता है, बाद में वो सेक्सुअली एक्टिव होता है। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपर्स में क्या होता है? मान लीजिए कि कोई लार्वा है, ठीक है, और लार्वा जो है आगे चल के यंग में बदलेगा, सॉरी, एडल्ट में चेंज होगा। एडल्ट में चेंज होगा
और एडल्ट में चेंज होने के बाद जो है वो एक नया फीचर लेगा, ठीक है। और ऐसा करने के लिए ऑब्वियसली उसको मेटामॉर्फोसिस करना पड़ेगा, ठीक है। सो मेटामॉर्फोसिस इज बोथ डेवलपमेंटल एंड इकोलॉजिकल ट्रांजिशन। मतलब डेवलपमेंट के बेसिस पे तो ऑर्गेनिज्म में ट्रांजिशन हो ही रहा है, इकोलॉजिकल बेसिस पे कि हाँ उसके इन्वायरमेंट में क्या डिमांड है, वो उसमें कैसे सर्वाइव करेगा, उसके बेसिस पे भी उसमें चेंज हो रहा है। लार्वल फॉर्म आर स्पेशलाइज फॉर सम फंक्शन सच एज ग्रोथ एंड डिस्पर्जल। यानी कोई ऑर्गेनिज्म अगर अपने लार्वल फॉर्म में है तो लार्वल फॉर्म में उसका फंक्शन क्या होता है कि वो अपना ग्रोथ करवा सकता है और डिस्पर्स यानी फैल सकता है। लेकिन जो एडल्ट फॉर्म में अगर वो चला आता है तो एडल्ट फॉर्म जो है स्पेशलाइज्ड होता है रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि लार्वा जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। लार्वा क्या काम कर सकता है, ग्रोथ करवाने में और खुद को इधर उधर फैलाने में। लेकिन जो एडल्ट फॉर्म होता है वो रिप्रोडक्शन में मदद करता है। अगर रिप्रोड्यूस करना है तो एक ऑर्गेनिज्म को जो है लार्वा से एडल्ट फेज में आना ही होगा। So metamorphosis is initiated by specific hormone that reactivate development processes throughout the entire organism, जिसकी वजह से मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, बिहेवियर इन सब में चेंजेस आते हैं, कुछ नया मोड ऑफ एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। और इस तरीके से इकोलॉजिकल बेसिस पे देखा जाए तो मेटामॉर्फोसिस कर लेने के बाद एक ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, फूड एंड बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं। इसीलिए कहा गया था कि मेटामॉर्फोसिस जो है वो डेवलपमेंट एज वेल एज इकोलॉजिकल ट्रांजिशन दोनों का एक तरीके से मिक्सचर है। क्योंकि जब एक ऑर्गेनिज्म मेटामॉर्फोसिस करता है तो उसके बाद चेंज होने के बाद वो अपने हैबिटेट, फूड एंड बिहेवियर में भी चेंजेस कर सकता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग ऑफ द डेवलपमेंटल फिनोमिना। डेवलपमेंटल फिनोमिना में ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कि किस तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म जो है मेटामॉर्फोसिस करके अपना जो फॉर्म होता है उसमें चेंजेस लेकर चले आते हैं। ओके, तो ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द मेटामॉर्फोसिस। जैसे कि ये केस आप देख सकते हैं, दिस इज अ केस ऑफ सेरोपिया मॉथ, ठीक है। तो you can see here that this is a seropia moth. For example, it hatch from the eggs and develop as a wingless juvenile, जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं। तो ये जो मॉथ है ये अपने एग से हैच होके बाहर निकलती है और एक जुवेनाइल की तरह यानी एक बच्चे की तरह जो है प्रेजेंट रहती है। इसके बाद इसका कन्वर्जन जो है एक तरीके से विंगलेस जुवेनाइल में होता है, यानी जिसे हम कैटरपिलर कह सकते हैं, ठीक है। इसके पास कैटरपिलर के पास कोई विंग्स नहीं होता है। फॉर सेवरल मंथ, काफी लंबे मंथ के लिए जो है ये कैटरपिलर फॉर्म में ही रहती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, जैसे ही इसका मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, द एडल्ट insect spend only a day or so as fully developed winged moth and must mate quickly before they die. लेकिन इनका जो एडल्ट फॉर्म होता है वो एडल्ट फॉर्म जैसे ही चेंज होता है, तो ये जो कैटरपिलर है जब ये अपने एडल्ट फॉर्म में चेंज होता है तो उसके पास विंग्स चले आते हैं। लेकिन उस एडल्ट फॉर्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत छोटा होता है और उस लाइफ स्पैन के खत्म होने से पहले पहले जो है उनको मेटिंग प्रोसेस कर लेना होता है। क्योंकि ये नहीं भूलना है कि जहां पे इनिशियल लार्वल फेज जो है वो ग्रोथ एंड डिस्पर्जल के लिए है, तो एडल्ट फेज जो है रिप्रोडक्शन के लिए है। तो जैसे ही ये एडल्ट में चेंज होंगे, ये जैसे ही एडल्ट में चेंज होंगे, इनको क्या करना है, इनको ये एडल्ट में जब चेंज होंगे तो इनके पास विंग्स चला आएगा। इनको फिर क्विक बेसिस पे जो है रिप्रोडक्शन करना होगा और रिप्रोडक्शन करने के बाद जो है इनकी डेथ हो जाएगी, बिकॉज इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है। द एडल्ट मॉथ नेवर ईट, ये जो एडल्ट मॉथ बना है ना वो कभी खाएगा नहीं, एंड इनफैक्ट हैव नो माउथ पार्ट ड्यूरिंग देयर ब्रीफ रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ साइकिल। केस स्टडी के अनुसार ये चीज देखा गया है कि जो एडल्ट मॉथ होगा वो कभी कुछ खाएगा नहीं, क्योंकि उसके पास माउथ पार्ट होता ही नहीं है। क्योंकि उसका कन्वर्जन एडल्ट में इसीलिए हुआ है ताकि रिप्रोडक्शन किया जा सके। द एडल्ट बोथ मेल एंड फीमेल आर शॉर्ट लिव्ड, दोनों के दोनों ही जो है शॉर्ट लिव्ड होते हैं, लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रहते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं एग्जाम्पल की, तो इसका एक जुवेनाइल फेज होता है जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं, जो कि विंगलेस फॉर्म में रहता है और ये सेवरल मंथ तक इसी फेज में रह सकता है। लेकिन जैसे ही ये एडल्ट फॉर्म में चेंज होता है इसकी लाइफ स्पैन छोटी हो जाती है, इसको तुरंत रिप्रोड्यूस करना पड़ता है एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड ना वो कुछ खाता है और ना ही जो है वो लंबा टाइम स्पेंड करता है, बिकॉज उसके पास माउथ पार्ट नहीं होता है। सो दिस इज वन केस स्टडी ऑफ मेटामॉर्फोसिस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए दिस इज अ एग, राइट। हम उसी केस स्टडी की बात करें जिसका एग्जांपल मैंने अभी जस्ट आपको बताया। सो दिस इज अ एग, राइट। ये न्यूली हैच कैटरपिलर है, ये ग्रोइंग कैटरपिलर है
उसके बाद ये भी कैटरपिलर का ही फॉर्म है, ये अपने स्किन को शेड कर रहा है, ये रहा मैच्योर कैटरपिलर। और देखिए तब इसके बाद जो है ये इस तरीके से एडल्ट मॉथ बन गया है। एडल्ट मॉथ बनेगा ऑब्वियसली, उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये रिप्रोड्यूस करेगा, राइट, एंड देन हमको जो है कुकून का केस देखने को मिल जाएगा। तो ये एक लाइफ साइकिल है जो कि हमको जो है सेरोपिया मॉथ के बारे में जानने को मिलता है कि कुछ इस तरीके से उसकी लाइफ साइकिल चलती है। अब जो इनडायरेक्ट डेवलपर्स है, देखिए डायरेक्ट डेवलपर्स में तो कुछ खास लफड़ा है नहीं, ठीक है। आप अगर एक इंसान के बच्चे को देखेंगे तो बच्चा जैसा दिख रहा है वैसा ही इंसान भी दिख रहा होता है, कुछ भयंकर चेंजेस नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ इंसान के बच्चे के पास जो है 4 हाथ हैं, 2 पूंछ है, और जैसे ही वो बड़ा हुआ एडल्ट बना वो पूंछ गायब हो गई, 2 हाथ गायब हो गए, ऐसा नहीं होता है। जो जैसा छोटा बच्चा है उसी का एक लार्जर फॉर्म हमको देखने को मिलता है जैसे ही एडल्ट होता है। तो डायरेक्ट डेवलपर में ये केस है, तो इसलिए उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हमको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपर के केस में कॉम्प्लेक्सिटी है क्योंकि बीच के फेजेस अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं ये कैसे होता है। तो डायरेक्ट डेवलपर्स को जो है वो टू मेजर टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लार्वा। लार्वा के बेसिस पे जो है हम उनको डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइप में। पहला है प्राइमरी लार्वा। तो इनडायरेक्ट डेवलपर्स में जो है प्राइमरी लार्वा का केस आ सकता है। प्राइमरी लार्वा क्या होता है? द लार्वा दैट रिप्रेजेंट ड्रामेटिकली डिफरेंट बॉडी पैटर्न देन द एडल्ट फॉर्म एंड दैट आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट आर प्राइमरी लार्वा। इसमें क्या होता है, जो लार्वा बना है वो लार्वा का जो बॉडी प्लान्स है वो काफी ज्यादा डिफरेंट होता है कंपेयर टू द एडल्ट टाइप। यानी अभी जो लार्वा है और बाद में चल के जब वो एडल्ट बनेगा तो उसमें बहुत डिफरेंस चला आता है, पूरा मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंस चला आता है, बॉडी प्लान्स में भी डिफरेंस चला आता है। ऐसा केस हमको देखने को मिलता है सी आर्चिन के लार्वा में, ठीक है। दूसरा अगर हम केस देखते हैं दैट इज सेकेंडरी लार्वा का। सेकेंडरी लार्वा का केस क्या है? सेकेंडरी लार्वा में क्या होता है, द सेकेंडरी लार्वा आर फाउंड अमंग दोज एनिमल हुज लार्वा एंड एडल्ट पोजेस द सेम बेसिक बॉडी प्लान। सेकेंडरी लार्वा का केस किन ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है? जिस ऑर्गेनिज्म में जो लार्वा और एडल्ट होते हैं उनका बॉडी प्लान सेम होता है। Thus, despite the obvious differences between the caterpillar and the butterfly, these two life stages retain the same major body axis and developed by deleting and modifying the older part while adding new structure into the pre-existing framework. तो इसमें क्या किया जाता है, जो बॉडी प्लान्स होते हैं वो सेम रहते हैं, दैट इज लार्वा एंड एडल्ट में। लेकिन जब मेटामॉर्फोसिस हो रही होती है तो उस टाइम पे कुछ बॉडी के पार्ट को डिलीट किया जाता है, कुछ बॉडी के पार्ट को मॉडिफाई किया जाता है, कुछ बॉडी के पार्ट को रीस्पेसिफाई किया जाता है, कुछ नए बॉडी पार्ट्स भी ऐड किए जाते हैं और कुछ प्री एग्जिस्टिंग बॉडी पार्ट्स में चेंजेस किए जाते हैं। जब इस तरीके से मेटामॉर्फोसिस हो रहा होता है तो उस केस में जो लार्वा बना था उसे हम सेकेंडरी लार्वा कहते हैं। ऐसा केस आपको फ्रॉग के टैडपोल में देखने को मिलेगा। फ्रॉग का टैडपोल जैसे कि जो स्पेशलाइज्ड होता है एक्वेटिक इन्वायरमेंट के लिए, ये एक सेकेंडरी लार्वा है और ये सेम बॉडी प्लान में खुद को ऑर्गेनाइज करता है और एडल्ट में चेंज हो जाता है, दैट इज फ्रॉग में चेंज हो जाता है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लार्वा का क्या केस है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लार्वा में क्या क्या डिफरेंसेस है। प्राइमरी लार्वा में जो लार्वा होता है और एडल्ट होता है उनके बॉडी प्लान्स काफी डिफरेंट होते हैं, साथ ही साथ मॉर्फोलॉजिकली भी वो बहुत डिस्टिंक्ट होते हैं। तो और दूसरा हो गया सेकेंडरी लार्वा का केस। तो सेकेंडरी लार्वा में जो लार्वा होता है, लार्वा और एडल्ट का जो बॉडी प्लान होता है वो सेम होता है, लेकिन जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो उस बॉडी में जो है काफी कुछ एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, रीस्पेसिफिकेशन किया जाता है, जैसा एग्जांपल जो है हम फ्रॉग के टैडपोल में देख सकते हैं, यानी एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस में देख सकते हैं। अब यहाँ पे इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस की हम बात करते हैं। तो 3 मेजर टाइप के जो हैं मेटामॉर्फोसिस हमको इंसेक्ट में देखने को मिलते हैं। पहला है ए मेटाबोलस, सेकेंड इज हेमी मेटाबोलस एंड थर्ड इज होलो मेटाबोलस। वन बाय वन देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ए मेटाबोलस का मतलब क्या होता है, देखिए ए मेटाबोलस का आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दे के रखा है, जैसे कि कुछ इंसेक्ट है, जैसे कि हो गया स्प्रिंग टेल, इसके अलावा सिल्वर फिश, इनमें जो है ए मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस होता है। इनमें क्या होता है, इनमें कोई लार्वल स्टेज नहीं होता है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है वो है पॉलीनिम्फ में, ठीक है। पॉलीनिम्फ से शुरू हो रहा है ये डेवलपमेंट और फाइनली जो है एडल्ट में आके चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। जैसे कि अगर मैं पॉलीनिम्फ को देखती हूँ तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके बाद देखिए विद टाइम
क्या कुछ खास डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहा है? नहीं, राइट। उसी के बेसिस पे जो है इसको नाम दिया गया है। तो क्या बोला है, हैव नो लार्वल स्टेज एंड अंडरगो डायरेक्ट और ए मेटाबॉलिस डेवलपमेंट। सॉरी। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक तरीके से जो है यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, यानी जैसा हमको इनिशियल टाइम में अर्ली फेज में जो ऑर्गेनिज्म का जैसा हमको सब कुछ बॉडी प्लान सब कुछ देखने को मिल रहा है, सेम टू सेम एडल्ट फेज में भी देखने को मिल रहा है। तो ये लगभग डायरेक्ट ग्रोथ या डायरेक्ट डेवलपमेंट को ही दिखा रहे हैं, इसलिए हम इसको ए मेटाबॉलस कह रहे हैं। इमीडिएटली आफ्टर हैचिंग ए मेटाबॉलस इंसेक्ट हैव अ प्रो निम्फ स्टेज। जैसे ही वो एग से बाहर निकलते हैं ऑर्गेनिज्म सबसे पहले जो है प्रो निम्फ स्टेज में आता है, बियरिंग द स्ट्रक्चर दैट एनेबल इट टू गेट आउट ऑफ द एग। और ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिस स्ट्रक्चर की वजह से वो एग से बाहर निकल पाता है। आफ्टर दिस ट्रांजिशनरी स्टेट द इंसेक्ट लुक लाइक स्मॉल एडल्ट। और इस स्टेट में जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे कि एक स्मॉल एडल्ट ऑर्गेनिज्म लग रहा है, राइट। जैसे कि अब ये कैसा लग रहा है, ये प्रोनिम्फ जो है इसका अगर आप पूरा मॉर्फोलॉजी देखेंगे और एडल्ट का मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो ये मोर और लेस सेम है। तो ये बिल्कुल प्रोनिम्फ ऐसा नजर आ रहा है जैसे मान लीजिए स्मॉल एडल्ट हो, जैसे कि इंसान का जो बेबी होता है उस बेबी को देखो तो लगता है कि हाँ वो यंग का ही एक छोटा फॉर्म है, बड़े पैकेट का एक छोटा ट्रायल पैकेट जैसा लगता है वो, राइट। बिल्कुल वैसा ही होता है कि इसमें भी ऑर्गेनिज्म में जो है डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, कुछ खास हमको चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है अर्ली एंड एडल्ट स्टेज में। इट ग्रो लार्जर आफ्टर ईच मोल्ड विद अ न्यू क्यूटिकल बट इज अनचेंज इन द फॉर्म। हर एक स्टेज में जो है, हर एक मोल्टिंग स्टेज में यानी हर एक ट्रांजिशनल स्टेज में जो है ये स्विच करता है, कुछ नए क्यूटिकल्स बनाता है, लेकिन फाइनल जो फॉर्म होगा एडल्ट का उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं आते हैं। जैसा वो अपने अर्ली फेज में दिख रहा था उसी का ही वो बिगर फॉर्म लेके एडल्ट स्टेज में प्रेजेंट रहता है। इस टाइप के मेटामॉर्फोसिस को हम ए मेटाबॉलस कहते हैं, जिसमें कि एक तरीके से मेटामॉर्फोसिस वाले जो फीचर्स हैं वो लगभग ना के बराबर दिख रहे हैं, कुछ खास हम देख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट डेवलपमेंट का जो है पार्ट मानते हैं। सेकेंड आता है हेमी मेटाबॉलस। ठीक है, हेमी मेटाबॉलस में जो है आपको कुछ ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल मिल सकता है जो हेमी मेटाबॉलस मेटामॉर्फोसिस को शो करते हैं, जैसे कि हो गया ग्रासोपर्स, बग्स हो गए, इसके अलावा कॉकरोचेस हो गए, क्रिकेट्स हो गए, सकिंग बर्ड्स हो गए, ये सब जो है हेमी मेटाबॉलस में आते हैं। ठीक है, इन इंसेक्ट में जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो हेमी मेटाबॉलस कहलाता है और ये ग्रेजुअल चेंज करते हैं, ग्रेजुअल यानी लगातार। ठीक है, और हेमी आया है मतलब कि ये पूरा का पूरा मेटामॉर्फोसिस नहीं कर रहे हैं, दिस इज व्हाट दैट इज द इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कैसा होता है देखिए, आफ्टर स्पेंडिंग अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम एज अ प्रोनिम्फ, यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे फॉर्म होता है प्रोनिम्फ, यहाँ पे भी क्या हुआ था, प्रोनिम्फ फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो प्रोनिम्फ यहाँ पे जैसे ही फॉर्म होता है हुज क्यूटिकल इज ऑफन शेड एज अ इंसेक्ट हैचेस। जैसे ही इंसेक्ट अपने एग से बाहर निकलता है उसके बाद जो है इसके क्यूटिकल्स भी शेड आउट हो जाते हैं, हट जाते हैं। द इंसेक्ट लुक लाइक अ इमेच्योर एडल्ट। इस टाइम पे जो है प्रोनिम्फ के बाद वाला स्टेज जो होता है उसमें आपको जो इंसेक्ट दिख रहा है वो देखने में कैसा लग रहा है कि ये एडल्ट का ही स्मॉलर वर्जन है, राइट। तो ये एक इमेच्योर एडल्ट जैसा नजर आता है और इसे हम बोलते हैं निम्फ। तो निम्फ का फॉर्मेशन जो है आपको हेमी मेटाबॉलस केस में देखने को मिलता है। ओके, the rudiment of the wings and the genital organ and the other adult structure are present and become progressively more mature with each mold. अब ये जो सारे ऑर्गन होते हैं जैसे कि हो गया विंग्स, जेनाइटल ऑर्गन या जो एडल्ट स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या करते हैं, हर एक मोल्टिंग के बाद यानी हर एक फेज, जैसे मान लीजिए इस स्टेज से इस स्टेज में आया तो हम कहते हैं मोल्टिंग किया इसने, राइट। तो हर एक मोल्टिंग के बाद जो है ये धीरे धीरे ये जो एडल्ट रिलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होने लगते हैं, वो एक तरीके से प्रेजेंट होने लगते हैं। और जो फाइनल मोल्ट होता है, द इमर्जिंग इंसेक्ट इज अ विंग्ड एंड सेक्सुअली मैच्योर एडल्ट विच इज कॉल्ड द इमागो। और जो फाइनल हमको एडल्ट मिलता है उसमें विंग्स भी चले आते हैं और वो सेक्सुअली मैच्योर होता है, इसे हम इमागो कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले प्रोनिम्फ फॉर्म हुआ,
फिर निम्फ फॉर्म हुआ जिसे हम इंस्टार 1 भी कहते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे इंस्टार 2 फेज भी आप देख सकते हो। आई थिंक सो, रुकिए मेरे पास, आई थिंक यस कंबाइंड पिक्चर भी है, मैं वो भी आपको दिखा दूंगी। ये हो गया इंस्टार 2 फेज। उसके बाद देखिए हर एक मोल्टिंग स्टेज में क्या किया जा रहा है, धीरे 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 प्रोग्रेस किया जा रहा है मेटामॉर्फोसिस की तरह। और जब लास्ट फेज आ रहा है तो इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है प्रॉपर एडल्ट बन जा रहा है, जिसके पास प्रॉपर विंग्स चली आ रही है, और इसे ही हम क्या कह सकते हैं, इमागो कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि जो हेमी मेटाबॉलस होते हैं वो किस तरीके से जो है मेटामॉर्फोसिस कर रहे हैं। लास्ट आता है हमारे पास होलो मेटाबॉलस। होलो मेटाबॉलस के लिए हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस वर्ड भी यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। मतलब कि हमें जो चीज हम अर्ली फेज में लेके चलेंगे और जो चीज हमको लास्ट में मिलेगी वो कंप्लीटली डिफरेंट होगी, जो कि हमको हेमी के केस में ज्यादा देखने को नहीं मिला। हेमी के केस में भी जो चीज हमको मिली थी अर्ली फेज में, दैट इज प्रो निम्फ या फिर निम्फ, अब लास्ट में देखिए लास्ट का एडल्ट क्या पूरा ड्रास्टिकली चेंज हो गया है? नहीं, अभी भी जो हमको मैक्सिमम पोर्शन है वो हमको अर्ली फेज जैसा ही दिख रहा है, बस इसमें कुछ नए ऑर्गन्स आ गए हैं, राइट। तो इसलिए इसको बोला था हेमी हेमी मेटाबॉलस बोला था, क्योंकि ये एक तरीके से इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस करवा रहा है। लेकिन ये क्या है, होलो मेटाबॉलस इज अ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो इसमें होता क्या है देखिए जरा सा, इन होलो मेटाबॉलस डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट, जो कि हमको देखने को मिलता है फ्लाइज में, बीटल्स में, मॉथ में, बटरफ्लाइज में, ठीक है। इसके अलावा हाउस फ्लाइज हो गया, मॉस्किटो हो गया, इन सब में जो है हमको होलो मेटाबॉलस मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है कोई भी प्रो निम्फ स्टेज नहीं देखा जाता है। जैसे कि हमने प्रो निम्फ स्टेज ए मेटाबॉलस में, हेमी मेटाबॉलस में देखा था, इसमें ऐसा नहीं होता है। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है क्या, दैट इज लार्वा, जिसे हम इंस्टार 1 कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, द जुवेनाइल फॉर्म दैट हैचेस फ्रॉम द एग इज कॉल्ड लार्वा। तो जो जुवेनाइल फॉर्म होता है वो एग से बाहर निकलता है और उसे हम लार्वा कहते हैं। लार्वा जिसे हम कैटरपिलर कह सकते हैं, ग्रब कह सकते हैं, मैगट कह सकते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें सीरीज ऑफ मोल्टिंग होता है जैसे जैसे वो बड़े होते हैं। तो देखिए पहले लार्वा जो है इंस्टार 1 स्टेज में जो है देखिए छोटा है, फिर धीरे धीरे देखिए ये लार्वा जो है बड़ा होता जा रहा है, राइट। तो वही बोला है कि सीरीज ऑफ मोल्टिंग होती है, यानी लगातार इनमें मोल्टिंग हो रही है और ये क्या हो रहे हैं, लार्जर होते जा रहे हैं। दी स्टेजेस बिटवीन द लार्वल मोल्ड आर कॉल्ड दी इंस्टार्स। और जो स्टेजेस लार्वा के मोल्टिंग के बीच में आते हैं उसे हम इंस्टार कहते हैं। The number of larval molt before becoming an adult is a characteristic of a species, although environmental factor can increase or decrease the number. और ये कितने नंबर ऑफ स्टेजेस होंगे अर्ली और एडल्ट के बीच में, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी वो डिपेंड करता है। द लार्वल इंस्टार ग्रो इन अ स्टेप वाइज फैशन, ईच इंस्टार बीइंग लार्जर देन द प्रीवियस वन। हर एक इंस्टार जो है, हर एक लार्वा जो है अपने प्रीवियस लार्वा से बड़ा होता है, ओके। फाइनली देयर इज अ ड्रामेटिक एंड सडन ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द लार्वा एंड द एडल्ट स्टेज। उसके बाद जो है लार्वा और एडल्ट स्ट्रक्चर जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है वो ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा बड़ा होता है। आफ्टर फाइनल इंस्टार द लार्वा अंडरगो मेटामॉर्फिक मोल्ड। जो फाइनल आपके हमारे पास जो इंस्टार आया है उसके बाद जो है हमको फाइनल इंस्टार में देखने को मिलता है कि एक तरीके से जो है मेटामॉर्फिक मोल्टिंग शुरू होती है। और वो जो सबसे लार्जेस्ट लार्वा या सबसे लास्ट लार्वा जो हमको मिला था वो किस में चेंज होता है, वो चेंज हो जाता है प्यूपा में। कब? आफ्टर मेटामॉर्फिक मोल्टिंग, ठीक है। देन इट बिकम द प्यूपा। द प्यूपा डज नॉट फीड। ये जो प्यूपा बना है ये प्यूपा जो है वो फीड नहीं करता है। एंड इट्स एनर्जी मस्ट कम फ्रॉम दोज फूड इट इंजेस्टेड एज अ लार्वा। और इसकी एनर्जी कहाँ से आएगी? जो खाना इसने लार्वल फेज में खाया था उस खाने से जो है इसको एनर्जी मिलेगी। ड्यूरिंग द प्यूपेशन द एडल्ट स्ट्रक्चर फॉर्म एंड रिप्लेस द लार्वल स्ट्रक्चर। अब इसी प्यूपा स्टेज में जो है एडल्ट स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं और लार्वल स्ट्रक्चर को रिप्लेस करते रहते हैं। Eventually, an imaginal mold forms the adult, that is imago cuticle beneath the pupal cuticle. अब क्या होता है, इसमें जो है इमेजिनल मोल्ड होता है जिससे कि जो एडल्ट क्यूटिकल होता है वो एडल्ट क्यूटिकल जो है वो प्यूपल क्यूटिकल के जस्ट बीनीथ एरिया में फॉर्म होना शुरू हो जाता है। यानी जो क्यूटिकल प्यूपा स्टेज का था उसको लगभग जो है शेड ऑफ करने की तैयारी हो रही है
और जो एडल्ट में क्यूटिकल पाया जाएगा उसको फॉर्म करने की तैयारी चल रही है। एंड देन द एडल्ट लेटर इमर्जेस फ्रॉम द प्यूपल केस एट एडल्ट एक्सक्लूजन। और उसके बाद जो है जो फाइनल स्टेज होगा प्यूपेशन का, उस स्टेज में जो है फाइनली एक एडल्ट या इमागो फॉर्म जो है निकल के सामने आएगा। While the larva is said to hatch from an egg, the imago is said to enclose from the pupa. जैसे हम कहते हैं कि लार्वा एक एडल्ट से हैच होके निकला है, वैसे ही हम कहते हैं कि इमागो जो है वो प्यूपा के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो पहला स्टेज था, जो पहला हमको फॉर्म दिख रहा था लार्वा का, वो आज के टाइम पे एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन गया है। तो आप देख रहे हैं कंप्लीटली जो है यहाँ मेटामॉर्फोसिस हो चुका है, कंप्लीटली फॉर्म चेंज हो चुका है। इसलिए हम इसको होलो मेटाबॉलिस को हम जो है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के नाम से भी जानते हैं। दैट इज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो इसमें जो है आपको बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, इसके अलावा बीटल्स, मॉथ, ये सब कुछ देखने को मिल सकते हैं। एक पिक्चर है जो आपको एक अच्छे तरीके से समझा रहा है। देखिए, ये है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। ग्रेजुअल यानी एक तरीके से हेमी की बात की जा रही है, हेमी मेटाबॉलिस की बात की जा रही है, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये रहा अर्ली निम्फ जिसे हम प्रो निम्फ कहते हैं। फिर जो है ये एक तरीके से निम्फ, ये एग से निकला है अर्ली निम्फ, उसके बाद जो है लेट निम्फ बना है एंड देन एडल्ट बना है। तो ये आधा अधूरा उसने मेटामॉर्फोसिस शो किया है। जबकि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस यानी हम बात कर रहे हैं होलो की। इसमें देखिए एग से जो है लार्वा बना है, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट बना है। तो कंप्लीटली ही फॉर्म चेंज हो गया है, कोई एक भी फॉर्म दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है। जबकि यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे रिलेशन नहीं दिख रहा। ओके, इफ यू आर नॉट अवेयर कि स्प्रिंग टेल और सिल्वर फिश कैसे दिखती है, तो ये रहा एग्जाम्पल जो कि ए मेटाबॉलिस का एग्जाम्पल है। और इन्हीं के बारे में जो है सब कुछ सारा पोर्शन जो है यहाँ पर बता के रखा है अबाउट कि ये कैसे कैसे फॉर्म हो रहे हैं। ओके, इसके अलावा जो है होलो मेटाबॉलस इंसेक्ट में एक इमेजिनल डिस्क का भी कंसेप्ट आता है। ठीक है, इमेजिनल डिस्क के बारे में आपने आई थिंक ड्रोसोफिला में पढ़ा था। तो चलिए यहाँ पे भी इंसेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। So in holometabolous insect, the transformation from juvenile into the adult occur within the pupal cuticle. तो ये तो हमको पता है कि जो जुवेनाइल से एडल्ट बनने का जो फेज है वो हमको कब कब देखने को मिलता है, प्यूपल क्यूटिकल में ही देखने को मिलता है। बिकॉज प्यूपल क्यूटिकल के जस्ट बीनीथ एरिया में हमको देखने को मिलता है कि एडल्ट का क्यूटिकल भी फॉर्म हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द लार्वल बॉडी इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रॉयड बाय द प्रोग्राम सेल डेथ। लार्वल बॉडी को कैसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा होता है, प्रोग्राम सेल डेथ के थ्रू। और उसी वक्त पे नए एडल्ट ऑर्गन भी डेवलप किए जा रहे होते हैं कुछ अनडिफरेंशिएटेड नेस्ट ऑफ इमेजिनल सेल्स है। यानी कुछ इमेजिनल सेल्स प्रेजेंट है जो कि जहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स पाए जाते हैं, वहां से कुछ नए ऑर्गन का भी फॉर्मेशन हो रहा होता है। Thus within any larva there are two distinct population of cell। तो किसी भी लार्वा में दो टाइप के पॉपुलेशन मिलती है सेल्स की। पहला, द लार्वल सेल विच आर यूज्ड फॉर द फंक्शन ऑफ जुवेनाइल इंसेक्ट एंड द थाउजेंड्स ऑफ इमेजिनल सेल विच लाइव विदिन द लार्वा इन क्लस्टर अवेटिंग द सिग्नल टू डिफरेंशिएट। तो जो दो पॉपुलेशन के हमको सेल मिलते हैं लार्वा में, पहला पॉपुलेशन होता है जो खुद लार्वा को फंक्शन करने में मदद करता है, और दूसरा जो पॉपुलेशन ऑफ सेल होता है उसमें ऐसे इमेजिनल सेल्स होते हैं जो कि सिग्नल मिलने पे फर्दर अगले स्टेज में जो है डिफरेंशिएट हो सकते हैं। देर आर थ्री मेन टाइप ऑफ इमेजिनल सेल्स। तीन टाइप के इमेजिनल सेल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। द सेल्स ऑफ इमेजिनल डिस्क विल फॉर्म द क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ एडल्ट इंक्लूडिंग द विंग्स, लेग्स, एंटीना, आई, हेड, थॉरेक्स, जेनिटिलिया। तो जो इमेजिनल डिस्क के सेल होते हैं ये सारे इतने टाइप के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। दूसरा होता है हिस्टोब्लास्ट, दैट इज टिश्यू फॉर्मिंग सेल्स। दे आर द इमेजिनल सेल्स दैट विल फॉर्म द एडल्ट एब्डोमेन। ये हो गए दूसरे टाइप के इमेजिनल डिस्क सेल। तीसरा होता है क्लस्टर ऑफ इमेजिनल सेल्स विद इन ईच ऑर्गन विल प्रोलिफरेट टू फॉर्म द एडल्ट ऑर्गन एज द लार्वल ऑर्गन डिजनरेट। और जो तीसरा ग्रुप होता है इमेजिनल सेल का, वो क्या करता है, वो ऐसे नए ऑर्गन फॉर्म करता है जो कि लार्वल ऑर्गन के डेथ होने के बाद फॉर्म होने चाहिए। तो ये कुछ हमारे पास तीन कैटेगरी ऑफ इमेजिनल डिस्क या इमेजिनल सेल्स आ गए जो कि इंसेक्ट में काम कर सकते हैं। स्पेशली किसमें हम बात कर रहे हैं, स्पेशली हम बात कर रहे हैं होलो मेटाबॉलिस में। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे इंसेक्ट में मोल्टिंग हो रही है, मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, तो होता क्या है कि यहाँ पे दो टाइप के हार्मोनल कंट्रोल भी होते हैं।
हार्मोन के कंट्रोल होने पे जो है ये मेटामॉर्फोसिस प्रॉपर ढंग से देखा जाता है। तो दो एफेक्टर हार्मोन यहाँ पे मेन रोल प्ले करते हैं। पहला है द स्टीरॉइड 20 हाइड्रोक्सी इकाइडिसोन, दैट इज जिसे हम 20E कहते हैं, और दूसरा है द लिपिड जुवेनाइल हार्मोन, दैट इज JH। तो यहाँ पे दो हार्मोन है, पहला है इकाइडिसोन जो कि अपने ऑब्वियसली उसका हाइड्रोक्सिलेशन हुआ है तो वो 20 हाइड्रोक्सी इकाइडिसोन बन चुका है, और दूसरा है जुवेनाइल हार्मोन। ये दोनों हार्मोन मिलके जो है मेटामॉर्फोसिस करवाने में मदद करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो 20E होता है, इट इनिशिएट एंड कोऑर्डिनेट ईच मोल्ट। जो 20E होता है वो मोल्टिंग में मदद करता है। मोल्टिंग में मदद का मतलब क्या हो गया, जब एक लार्वल स्टेज से जब दूसरे लार्वल स्टेज में जाया जाता है, फिर जब लार्वा से प्यूपा में जाते हैं, जब प्यूपा से एडल्ट बनता है, इसे हम बोलते हैं मोल्टिंग स्टेज। तो जो 20E होता है ये क्या करता है, ये एक तरीके से मोल्टिंग हार्मोन की तरह कंसिडर किया जाता है एंड रेगुलेट द चेंज इन द जीन एक्सप्रेशन दैट अकर ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस। और जो भी चेंजेस होते हैं मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे उसे ये रेगुलेट करता है। नेक्स्ट देखिए, हाई लेवल ऑफ अ JH प्रिवेंट द इकाइडिसोन इंड्यूस्ड चेंजेस इन द जीन एक्सप्रेशन दैट आर नेसेसरी फॉर द मेटामॉर्फोसिस। Thus, its presence during the larval molt ensure that the result of that molt is another larval instar, not the pupa, not the adult. तो बोला क्या जा रहा है, देखिए एक तरीके से जो JH होता है दैट इज जुवेनाइल हार्मोन, ये जो है डिफरेंशिएशन में मदद करता है, यानी लार्वा को वो डिफरेंशिएट करके अपने लेट लार्वल स्टेज में पहुंचाएगा। ठीक है, प्यूपा को वो अपने अर्ली स्टेज से लेट में पहुंचाएगा, लेकिन वो लार्वा टू प्यूपा जिसे हम कहते हैं मोल्टिंग, वो मोल्टिंग नहीं करवाएगा। इसीलिए जहां पे आपको JH का जो एक्शन है वो हाई मिलेगा, वहां पे आपको 20E का एक्शन लो मिलेगा, क्योंकि अगर कोई चीज डिफ्रेंशिएट करवा रही है तो उसी टाइम पे मोल्टिंग नहीं हो सकती है, राइट। इसको हम एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं। यू कैन सी हियर, ये एक पिक्चर है। तो होता क्या है एक्चुअल में, ब्रेन में जो है हमारे पास कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि प्रोथोरेसिक ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, राइट। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज कॉर्पोरा एलाटा नाम का पार्ट होता है ब्रेन में। ये जो कॉर्पोरा एलाटा है ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है जुवेनाइल हार्मोन को। जुवेनाइल हार्मोन जो है जब अपने जुवेनाइल रिसेप्टर से बाइंड करता है तो ये डिफरेंशिएटिंग सिग्नल देता है। डिफरेंशिएटिंग सिग्नल का मतलब क्या हो गया कि लार्वल स्टेज में ही होने वाले डिफरेंशिएशंस, उसमें मदद करेगा कौन, जुवेनाइल हार्मोन। नेक्स्ट देखिए, प्यूपा स्टेज में अगर ये काम करे तो प्यूपा स्टेज में होने वाले डिफरेंशिएशन वो करवाएगा JH। ओके, यानी जो आप कह सकते हो कि प्यूपा अगर अर्ली स्टेज में है तो उसको लेट स्टेज में पहुंचाएगा, उसमें चेंजेस करके, उसमें और से डिफरेंशिएशन करके। दूसरी तरफ देखिए, जो यहाँ पे प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स हैं वो उसमें से क्या सिक्रीट होता है, प्रो दैट इज PTTH, दैट इज योर प्रोथोरेसिक कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, मैं आपको यहाँ जूम कर देती हूँ, विजिबिलिटी में मे भी दिक्कत हो रही होगी, देख सकते हैं आप। दैट इज प्रोथोरेसिक कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, दैट इज PTTH। अब ये जो PTTH होता है ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट दी प्रोथोरेसिक ग्लैंड, और उस ग्लैंड से जो है हमें जो यहाँ पे फैक्टर मिलता है वो होता है इकाइडिसोन। इकाइडिसोन में ऑब्वियसली चेंजेस होता है, कुछ हाइड्रोक्सिलेशन होता है, और ये जो है 20E में चेंज हो जाता है, दैट इज 20 हाइड्रोक्सी इकाइडिसोन। इकाइडिसोन का यहाँ पर पिक्चर ये रहा, दैट इज स्ट्रक्चर ये रहा, और दूसरा आप देख सकते हैं 20E का स्ट्रक्चर ये रहा। तो 20E जब ये चेंज 20E में जब चेंज होता है तो अब ये जो 20E दैट इज 20 हाइड्रोक्सी काइडिसोन जो है ये अब किसकी तरह काम करता है, ये मोल्टिंग सिग्नल देता है। मोल्टिंग सिग्नल का मतलब क्या होता है कि लार्वा से प्यूपा बनाने में मदद करेगा कौन, दैट इज इकाइडिसोन। देन प्यूपा से एडल्ट में जाने में कौन मदद करेगा, अगेन इकाइडिसोन, यानी 20E मदद करेगा। लेकिन अगर लार्वा के अंदर ही जो चेंजेस होने हैं उसमें कौन मदद करेगा, दैट इज जुवेनाइल हार्मोन। प्यूपा के अंदर ही जो चेंजेस होने हैं उनमें कौन मदद करेगा, दैट इज अगेन जुवेनाइल हार्मोन। So that is what I mentioned here. So this is a general pathway of insect metamorphosis. 20E and JH together cause the molting that form the next larval instar.
When concentration of a GH become low enough, the 20E induces the molt produces a pupa instead of a larva. When 20E act in the absence of JH, the imaginal disc differentiate and the molt give rise to the adult. तो कहानी क्या बनती है यहाँ पे कि अगर हम फेजेस को लेके चलते हैं, राइट, यहाँ पे अगर हम फेजेस को लेके चलें तो मान लीजिए कि ये एक लार्वल स्टेज है, ठीक है, लार्वा से जो है ये आएगा प्यूपा स्टेज, एंड प्यूपा से जो है यहाँ पे जाएगा दैट इज एडल्ट स्टेज। तो कहानी कुछ ऐसे चलती है कि इसमें होने वाले डिफरेंशिएशन ये कौन करवा रहा है, ये करवाएगा JH, हेंस उसका कंसंट्रेशन हाई होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है दैट इज मोल्टिंग। तो मोल्टिंग कौन करवाता है, आपने पढ़ा 20E करवाएगा क्योंकि वो मोल्टिंग हार्मोन है, लेकिन जब 20E काम करता है यहाँ पे तो यहाँ पे JH ऑटोमेटिकली लो रहता है क्योंकि उस टाइम पे डिफरेंशिएशन नहीं चाहिए, उस टाइम पे मोल्टिंग चाहिए। अगेन प्यूपा स्टेज में होने वाले डिफरेंशिएशन कौन करवाएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो होगा वो कौन करवाएगा, JH करवाएगा क्योंकि JH यहाँ पे हाई हो गया है, यानी JH हाई हो गया तो सीधी सी बात है 20E यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी मोल्टिंग को रोकना है। सेम केस यहाँ पे जब मोल्टिंग होगी तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे मोल्टिंग होगी तो यहाँ पे फिर से 20E जो है वो हाई हो जाएगा और यहाँ पे JH जो है वो लो हो जाएगा, एंड फाइनली हमको फाइनल अपना रिजल्ट मिल जाएगा जिसे हम कहते हैं एडल्ट। तो ये है पूरा रोल कि ये कैसे काम करते हैं। इसीलिए कहा था 20 क्या करता है, लार्वा टू लार्वा, यानी वेरी अर्ली लार्वा से लेट लार्वा जो होता है, जो कि अभी अभी हमने देखा था। देखिए ये जो है इस स्टेज से इस स्टेज में आ रहा है तो ये भी तो एक मोल्टिंग हुआ, इधर से इधर आ रहा है ये भी एक मोल्टिंग हुआ, राइट। तो वही बोला है कि ये लार्वा टू लार्वा, लार्वा टू प्यूपा एंड प्यूपा टू एडल्ट करवाएगा, लेकिन लार्वा के अंदर होने वाले डिफरेंशिएशन को ये कंट्रोल नहीं करेगा, एंड हेंस द नेम हैज बीन गिवन कि जो यहाँ पे जुवेनाइल हार्मोन है उसे हम डिफरेंशिएटिंग सिग्नल कह रहे हैं और जो यहाँ पे 20E है उसे हम मोल्टिंग हार्मोन कह रहे हैं या मोल्टिंग सिग्नल कह रहे हैं। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।